चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन। आप सभी लोगों ने हरण से संबंधित वीडियो को देख लिया होगा। अब अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले अंशों के हरण से संबंधित जो वीडियो है वो जा कर के देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद जब आप पुनः निर्गमन का ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं कि किसी भी अंश का जब कंपनी हरण कर लेती है तो उसका पुनः निर्गमन कैसे करती है। तो पुनः निर्गमन का मतलब होता है फिर से किसी दूसरे व्यक्ति को दे देना। तो आप अपने आप को कंपनी बना करके एंट्री पास करेंगे। सोचिए आप लोग कंपनी हैं, तो आप अपने आप को जब कंपनी बनाएंगे तो अपना अंश जिस भी व्यक्ति को देंगे वो व्यक्ति आपको उसके बदले में पैसा देगा। तो पैसा आपके यहाँ आएगा, पैसा आपके यहाँ आएगा तो आपके जेब का पैसा बढ़ेगा या फिर बैंक का बढ़ेगा। तो हम लोग बैंक का पैसा बढ़ाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर अमाउंट क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पुनः निर्गमित अंश गुणे दर। जितने अंशों को पुनः निर्गमित किया गया है उन अंशों में गुणा कर देंगे जितने रुपए में पुनः निर्गमित किया जा रहा है उस दर से। तो जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और आपको पता है कि अंशों को निर्गमित करके कंपनी जो भी पैसा पाती है वो कंपनी के लिए कैपिटल कहलाता है। और कैपिटल हमेशा कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है। तो आप सभी लोग अपने आप को कंपनी बना करके सोचिए कि आप कंपनी हैं। तो आपको जो भी अंश निर्गमन करके पैसा मिला वो आपके लिए पूंजी है। और अगर वो आपके लिए पूंजी है तो जर्नल एंट्री पास करते समय डेबिट करेंगे कि क्रेडिट। तो आंसर होगा क्रेडिट, क्योंकि आपके लिए लायबिलिटी होता है। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो भी अमाउंट रहेगा लिख देंगे। नरेशन हो जाएगा बीइंग forfeited shares, being forfeited shares reissued at, जो भी रेट रहेगा वो रेट बता देंगे कितने रुपए पर इशू किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंपनी जब अपने अंशों को निर्गमित करती है तो क्या उन अंशों को छूट पर निर्गमन किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कंपनी अपने अंशों को छूट पर निर्गमन तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर कंपनी पुनः निर्गमन कर रही है तो अंशों को छूट पर पुनः निर्गमित कर सकती है। कंपनी अपने अंशों का निर्गमन छूट पर नहीं कर सकती है, लेकिन कंपनी अपने अंशों का पुनः निर्गमन छूट पर कर सकती है। लेकिन उतना ही छूट दे सकती है जितना कि उस अंश को हरण करते समय कंपनी को लाभ हुआ होगा। जितना कि उस अंश को हरण करते समय कंपनी को लाभ हुआ होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब कंपनी अंशों का निर्गमन करती है तो छूट पे नहीं कर सकती, लेकिन पुनः निर्गमन तो कर सकती है ना। तो पुनः निर्गमन छूट पे भी कर सकती है, सम मूल्य पर भी कर सकती है और प्रीमियम पर भी कर सकती है। तीनों केस में कर सकती है कि नहीं। तो यदि कंपनी अपने अंशों को सम मूल्य पे पुनः निर्गमन करेगी तो एंट्री कुछ पास और होगा। यदि कंपनी अपने अंशों को
छूट पर पुनः निर्गमन करेगी तो एंट्री कुछ और पास होगा, और यदि कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पे करेगी तो एंट्री कुछ और पास होगा। तो कुल मिलाकर के पुनः निर्गमन के समय 3 तरीके से कंपनी पुनः निर्गमन कर सकती है, सम मूल्य पर, छूट पर या प्रीमियम पर। तो 3 तरीके से एंट्री भी पास होगा। तो प्रश्न बनता है कि ये एंट्री कौन से तरीके का है। तो ये जो एंट्री आपने पास किया है इसके लिए आप यहीं पर हेडिंग लिख लीजिएगा, जब कंपनी, ये आपका हेडिंग बन जाएगा, जब कंपनी हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमन करते समय हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन सम मूल्य पर करे। जब कंपनी हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन सम मूल्य पे करेगा तो यही एंट्री पास किया जाएगा। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल के रूप में कंपनी ने निर्गमन किया था 2000 अंश 10 रुपये प्रति अंश, 10 रुपये प्रति अंश। कंपनी ने 2000 अंशों का निर्गमन किया था और एक अंश कितने रुपए का था। इन अंशों पर 3 रुपये से अंतिम याचना प्राप्त नहीं हुआ, और कंपनी ने इन अंशों का हरण कर लिया। बात समझ में आया। अब आप जरा सोच के बताइए, कंपनी कितने अंशों का निर्गमन की थी। तो आंसर होगा 2000 अंशों का। एक अंश कितने रुपए का था, तो आंसर होगा 10 रुपए का। कंपनी ने सारा पैसा पाया था सिर्फ 3 रुपए की रेट से नहीं प्राप्त हुआ था, 3 रुपया के हिसाब से नहीं प्राप्त हुआ था, इसीलिए कंपनी ने अंशों का हरण कर लिया। तो आप अपने आप को कंपनी बना के जरा सोचिए, आप अपना अंश किसी को दिए थे और उससे 10 रुपया प्रति अंश मांग रहे थे, उसने आपको सिर्फ 3 रुपया नहीं दे पाया, तो इसका मतलब कितना रुपया आपको दिया होगा, 7 रुपया प्रति अंश आपको उसने दिया है। अगर 7 रुपया प्रति अंश उसने आपको दिया है तो आप उसी 7 रुपये प्रति अंश को तो जब्त करेंगे। तो कंपनी जब्त करेगी 7 रुपया प्रति अंश, 7 रुपया। तो यही कंपनी के लिए लाभ भी तो हो जाएगा। कंपनी ने अपने अंशों को जब जब्त किया तो उन अंशों पर जितना रुपया कंपनी को मिल चुका था वो कंपनी उस व्यक्ति को वापस नहीं करती है, बल्कि उस पैसे को जब्त कर लेती है। इस वजह से वो कंपनी के लिए लाभ हो जाता है। बात समझ में आ गया। अब अगर हम आपसे पूछें कि कंपनी के द्वारा अंशों के हरण करने पर लाभ कितना रुपया प्रति अंश हुआ, तो आंसर होगा कंपनी के द्वारा अंशों के हरण करने पर लाभ 7 रुपया प्रति अंश हुआ है कि नहीं।
अब कंपनी इसी 2000 अंशों का पुनः निर्गमन करेगी। क्या करेगी? तो पुनः निर्गमन करते समय देखिए पहला हेडिंग बनाया, जब कंपनी हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन सम मूल्य पर कर दे। सम मूल्य का मतलब जितने रुपए का है उतने रुपए में ही पुनः निर्गमन भी कर दिया जाए। पुनः निर्गमन भी उतने ही रुपए में कर दिया। तो सोचिए यहाँ पर तब 2000 अंश गुणे जितने रुपए का है, अगर उतने ही रुपए में पुनः निर्गमन कर देंगे तो 20,000 रुपया कंपनी को मिल जाएगा कि नहीं? और यही कैपिटल अकाउंट के सामने भी 20,000 लिखा जाएगा कि नहीं? तो कंपनी ने अपने अंशों को पुनः निर्गमन करते समय क्या कोई घाटा सहा? नहीं सहा। पुनः निर्गमन करते समय कंपनी ने क्या कोई फायदा उठाया? तो नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि 10 रुपये का अंश था, 10 रुपये में दे भी दिया। तो उस तरीके से हमारी एंट्री पास हो गई। दूसरा हमारा होगा, जब कंपनी हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन प्रीमियम पर करे। क्या हेडिंग हो जाएगा? जब कंपनी हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन प्रीमियम पर करे। तो जरा सोचिए, कंपनी का एक अंश कितने रुपए का है? 10 रुपए का है, और पुनः निर्गमन कह रहा है कि प्रीमियम पर किया जाएगा। तो प्रीमियम का मतलब होता है कि जितने रुपए का अंश हो उतने रुपए में न दे करके उससे ज़्यादा पे दिया जाएगा, ज़्यादा पे दिया जाएगा। मतलब कंपनी 10 रुपए वाले अंश को पुनः निर्गमन करते समय 12 रुपए में करेगी। कितने में? तो प्रीमियम कितना रुपया होगा? तो हो जाएगा 2 रुपया। ये कैसे आया समझ में आया ना? एक अंश 10 रुपए का था, कंपनी ने जब पुनः निर्गमित करने का प्लान किया तो 12 रुपए में किया। तो 2 रुपया ज़्यादा पे किया कि कम पे? तो वो 2 रुपया कंपनी के लिए फ़ायदा होगा, और जो 10 रुपया मिलेगा वो कंपनी के लिए पूंजी होगी, है कि नहीं? हर एक अंश पे 10 रुपया जो कंपनी को मिलेगा वो कंपनी के लिए पूंजी, और हर एक अंश पे जो 2 रुपया मिलेगा वो कंपनी के लिए लाभ। क्या होगा? पूंजी को भी क्रेडिट करते हैं, लाभ को भी क्रेडिट करते हैं, और पूंजी और लाभ दोनों ही कंपनी को प्राप्त होगा तो कंपनी के बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। तो डेबिट से बढ़ेगा। तो इसका मतलब एंट्री जब पास करेंगे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। पुनः निर्गमित किए गए अंश, तो पुनः निर्गमित किए गए अंश 2000 है, गुणे दर, तो दर कितना है? 12, तो 12 दूनी 24,000 हो गया। 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर। मैंने कहा कि 10 रुपये अंश को कंपनी ने कितने रुपए में निर्गमित कर रही है? पुनः निर्गमित 12। तो 12 में से 2 रुपया कंपनी का लाभ है और 10 रुपया, तो इसके सामने 10 रुपये से, तो मतलब 2000 में 10 से गुणा कर देंगे तो 20,000, है कि नहीं? और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के सामने 2 रुपये से कर देंगे तो 2 दूनी 4,000। नरेशन हो जाएगा। बीइंग 2000 शेयर्स रीइशूड एट प्रीमियम ₹2 ईच, 2 रुपये के प्रीमियम पे रीइशू कर दिया गया। कोई भी कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं इन दोनों एंट्री में। पहले कंपनी अगर सम मूल्य पर निर्गमन करेगी तो ये एंट्री, और कंपनी अगर प्रीमियम पर निर्गमन करेगी तो ये एंट्री। इसमें कोई डाउट है किसी को? अब समझिएगा,
जब कंपनी हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमित करती है, क्या करती है? तो सम मूल्य पे करेगी या प्रीमियम पे करेगी? तो कोई घाटा तो नहीं होगा ना। 10 रुपया का अंश 10 रुपये में कर दिया, ना घाटा ना फायदा। 10 रुपये का अंश को 12 रुपये में कर दिया तो घाटा नहीं हुआ बल्कि फायदा ही हो गया। हो गया कि नहीं? जब हम पुनः निर्गमन की एंट्री पास कर लेते हैं तो हम देखते हैं हरण पर क्या लाभ था। हरण पर लाभ, फिर माइनस करते हैं पुनः निर्गमन पर घाटा। एडजस्ट करने के बाद जो आता है उसी को ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में। ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि कंपनी ने 2000 अंशों का जब हरण किया था तो कंपनी को हरण करने पे लाभ हुआ था कि हानि हुआ था? तो आंसर होगा लाभ हुआ था। हरण करने पे कंपनी को कभी भी हानि हो ही नहीं सकता, हमेशा क्या होगा? लाभ होगा। अब हम पूछें कि इस प्रश्न में कंपनी ने जब अंशों का हरण किया तो कितना रुपया लाभ हुआ? तो आंसर होगा 7 रुपया प्रति अंश। तो कंपनी को कुल कितने रुपए का लाभ हुआ? तो सोचिए, एक अंश पे 7 रुपए का लाभ होता था और कंपनी ने कुल हरण किया है 2000 अंश, तो 2000 अंशों पे 7 रुपए की रेट से 14,000 रुपए का कंपनी को लाभ हुआ कि नहीं? 14,000 रुपए का लाभ हो गया है कि नहीं? जरा सोचिए, यदि इस कंपनी ने हरण किए गए अंशों को सम मूल्य पर निर्गमित किया तो क्या कंपनी को कोई घाटा हुआ? कोई घाटा हुआ? तो निर्गमन करने पर, पुनः निर्गमन करने पे कोई भी घाटा नहीं हुआ। तो पूंजी खाते में कितना हस्तांतरण हो जाएगा? 14,000। क्लियर हो गया? इसी तरीके से यदि कंपनी अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित करे, किस पे? तो क्या प्रीमियम पे निर्गमित करने पे कंपनी को घाटा हुआ? नहीं हुआ। तो घाटा नहीं हुआ तो उस केस में भी कितना ट्रांसफ़र होगा? तो कुल मिला के आसान भाषा में अगर हम ऐसे बोले कि यदि हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन सम मूल्य पे या प्रीमियम पर किया जाएगा तो हरण करने पे होने वाले लाभ को पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कुछ गलत होगा क्या? आपने देखा हरण करने पे लाभ 14,000 हुआ था ना। पुनः निर्गमन करते समय जब आपने सम मूल्य पे किया और प्रीमियम पे किया तो घाटा आपको एक भी रुपए का नहीं हुआ। जब सम मूल्य पे आपने पुनः निर्गमन किया और जब प्रीमियम पर पुनः निर्गमन किया तो घाटा एक भी रुपए का, तो फिर पूरा का पूरा ही तो हस्तांतरित हुआ है। तो आसान भाषा में ऐसे बोल सकते हैं ना कि यदि हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन सम मूल्य पे या प्रीमियम पर किया जाएगा तो हरण करने पे होने वाले पूरे लाभ को पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा, पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। बोलिए, क्लियर हुआ? इस लाइन को आप नोट के रूप में लिख भी लीजिएगा। ठीक है। जब कभी भी अंशों का पुनः निर्गमन होता है तो पुनः निर्गमन के तुरंत बाद हस्तांतरण वाली एंट्री करना ही पड़ेगा। वो प्रश्न में बोलता नहीं है, वो आपको अंडरस्टूड है, करना पड़ेगा। ठीक। तो हस्तांतरण की एंट्री क्या होता है? तो हस्तांतरण की एंट्री करने के लिए देखिए सिंपल सा एक ही एंट्री होती है इसका, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये एंट्री होता है। ठीक है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अमाउंट कहाँ से आएगा? तो ये अमाउंट लाने का तरीका है। आप यहाँ 14,000 लिख देंगे तो हस्तांतरण वाली एंट्री हो जाएगी। ठीक है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग बैलेंस ऑफ फॉरफीचर, बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है। तो ये आपने पुनः निर्गमन देखा सम मूल्य पे
ये पुनः निर्गमन आपने देखा प्रीमियम पे, और चाहे सम मूल्य पर पुनः निर्गमन हो चाहे प्रीमियम पे पुनः निर्गमन हो, हस्तांतरण की एंट्री सेम इसी तरीके से होगा। कोई कन्फ्यूजन किसी को? बोलिए। हस्तांतरण करते समय पूंजी संचय खाते में कितना पैसा हस्तांतरित किया जाएगा, निकालने का ये फार्मूला है, ये इसका सूत्र है। इसी माध्यम से आप निकाल लेंगे कि हस्तांतरण की कितना रुपया करना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। इसको नोट कर लीजिए। लास्ट कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि यदि कंपनी अपने अंशों को छूट पर पुनः निर्गमित करेगी तो क्या एंट्री पास होगा और क्या ट्रांसफ़र वाली एंट्री होगा, इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं कि यदि कंपनी अपने हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन छूट पर करे, किस पे करे? तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि कंपनी अपने हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन कितने रुपए के छूट पर कर सकती है, कितने रुपए के छूट पर कर सकती है? तो उत्तर होगा हरण करने पर जितने रुपए तक लाभ हुआ होगा उतने रुपए तक छूट पर पुनः निर्गमन कंपनी कर सकती है। कहने का मतलब हरण करने पर लाभ हुआ है, हरण पर कंपनी को जो लाभ हुआ है वो 7 रुपया प्रति अंश हुआ है कि नहीं? बोलिए। 7 रुपया प्रति अंश हुआ है। तो पुनः निर्गमन पर छूट हम 7 रुपए तक दे सकते हैं। कितने रुपए तक दे सकते हैं? 7 रुपए तक हम छूट पुनः निर्गमन करते समय दे सकते हैं। मतलब कंपनी पुनः निर्गमित करते समय अपने 10 रुपए वाले अंश को, अपने 10 रुपए वाले अंश को 7 रुपया छूट दे करके सिर्फ 3 रुपए में 3 रुपए प्रति अंश की दर से पुनः निर्गमित कर सकती है। बात समझ में आएगी नहीं? तो कंपनी कितने रुपए के छूट पर पुनः निर्गमन कर सकती है? तो जितने रुपए का लाभ हुआ होगा हरण करते समय उतने रुपए तक छूट दे सकती है। हरण करते समय 7 रुपया प्रति अंश का लाभ हुआ है तो 7 रुपए तक छूट दे सकती है। अगर 7 रुपए का छूट दे दिया जाएगा तो फिर 10 रुपया वाला अंश सिर्फ 3 रुपए में ही बेचा जाएगा। मतलब कंपनी 7 रुपया भी छूट दे सकती है, 6 रुपया भी दे सकती है, 5 भी दे सकती है, 4, 3, 2, 1 भी दे सकती है, लेकिन 7 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकती है। ये बात समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में बन के आता है कि कंपनी हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन कितने रुपए तक के छूट पर कर सकती है। तो आंसर में दिखेगा जितना हरण पे लाभ हुआ होगा उतने तक, या 50% तक, 25% तक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मैक्सिमम लोग लगाएंगे उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उनको पता है कि कंपनी छूट पे निर्गमन कर नहीं सकती है कि नहीं। जबकि यहाँ पर आंसर होगा कि हरण करने पे जितने रुपए तक का लाभ हुआ है उतने रुपए तक छूट पर निर्गमन कर सकती, पुनः निर्गमन। हो गया? इसको लिख लेंगे, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कंपनी ने अपने हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन किया, पुनः निर्गमन छूट पर किया। तो पुनः निर्गमन कितने पे किया? तो कंपनी ने पुनः निर्गमन
6 रुपये प्रति अंश पर कर दिया। कंपनी ने अपना अंशों का पुनः निर्गमन 6 रुपये में कर दिया। केवल कितने में? तो सोचिए, यदि आप अपने हरण किए गए अंशों को 6 रुपये में पुनः निर्गमन कर रहे हैं तो फिर उन 2000 अंशों पे आपको जो पैसा मिलेगा 6 रुपये के ही दर से तो मिलेगा। तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 2000 अंश इंटू जितने रुपए में किए हैं, तो 6 दूनी 12,000 रुपये आपको मिल गया, है ना। अंश आपका 10 रुपये का था, जबकि आपने पुनः निर्गमन कितने में कर दिया? तो 4 रुपये का घाटा हुआ कि नहीं? उस घाटे को हरण के लाभ से एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे उसी घाटे को हम लिखेंगे शेयर फॉरफीचर के नाम से, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। 2000 अंशों पर 4 रुपये की रेट से घाटा हुआ तो 8,000 रुपये का घाटा हो गया टू शेयर कैपिटल, पूरा 20,000। ठीक है, हमने आपको बताया कि जब कभी भी अंशों का पुनः निर्गमन किया जाता है तो उसके तुरंत बाद हस्तांतरण वाली एंट्री पास करते हैं। कौन सी? अब हस्तांतरण की जब एंट्री पास करेंगे तो एंट्री हमेशा यही लिखा जाएगा, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एंट्री हमेशा यही लिखा जाएगा, बस चेंज होता है तो अमाउंट। जैसे यहाँ पर जब कंपनी ने अपने अंशों का पुनः निर्गमन छूट पर किया तो सोचिए, कंपनी को हरण करने पे लाभ 14,000 का हुआ था, अब पुनः निर्गमन करने पे घाटा कितने रुपए का हो गया? तो आंसर होगा 8,000 रुपये का घाटा हो गया। 8,000 का घाटा हो गया तो 14,000 में से 8,000 घाटा जब एडजस्ट हो जाएगा तो बचेगा कितना? तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा 6,000 रुपया। समझ में आ गया? तो इस तरीके से कंपनी अपने अंशों का पुनः निर्गमन कर देती है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनता है वो ज़्यादातर इसी टॉपिक से ही रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। अंशों का पुनः निर्गमन हमेशा कुछ न कुछ छूट पे किया जाएगा। ठीक है, तो आपको तीनों तरीके के कॉन्सेप्ट सिखा दिए गए कि यदि कंपनी अंशों का निर्गमन सम मूल्य पे करे तो कैसे, प्रीमियम पे करे तो कैसे, और छूट पे करे तो। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है कंपनी के अंशों का पुनः निर्गमन से संबंधित जर्नल एंट्री पास करने का। ठीक है, तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और यदि कोई भी डाउट आपका बनता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, उस पर कॉल करके आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे कैसे डाउट बनेंगे। नोट कर लीजिए।